हेलो स्टूडेंट, आज हम करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का रैपिड रिवीजन। हमें पता है अभी जो दिन चल रहे हैं ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए जितना हो सके इसको क्रिस्प रखने की कोशिश करेंगे ताकि आप कम समय में पूरा चैप्टर कर सको। वेलकम यू ऑल, मेरा नाम तन्मय है। आज हम पूरे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को कम से कम समय में निपटाएंगे। सबसे पहले आपको एक चीज का पता होना चाहिए जो होती है हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज, जहां उससे पहले पता होना चाहिए एटम। आपको पता है एटम के सेंटर में होती है न्यूक्लियस, जिसमें होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। उसके अराउंड क्या लगाता है? चक्कर लगाता है, रेवोल्यूशन लगाता है। याद रखिएगा P फॉर प्रोटॉन और P फॉर पॉजिटिव चार्ज, E फॉर इलेक्ट्रॉन और E फॉर नेगेटिव चार्ज। ये जो चार्ज है यही कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होता है इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा, और जो इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं वही एक जगह से दूसरी जगह हमारे पास करंट को लेके जा सकते हैं। अब जैसे हमें पता है बेसिकली इस प्लग को हम इंसर्ट करते हैं तो ये बल्ब ग्लो होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसके बीच में से फ्री इलेक्ट्रॉन निकलते हुए आते हैं जो यहां पर पहुंचते हैं, कोलिजन करके इस बल्ब को ग्लो करवाना शुरू कर देते हैं, जिसको आप यहां पर देख पा रहे हो। ये जो हमारे पास पार्टिकल्स है ब्लू कलर के, ये है हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन जो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। हमारा जो आज का चैप्टर है बेसिकली एक चीज याद रखिएगा, जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो चीजें होती हैं जो किसी चीज के ऊपर आ जाती हैं। कब? जब हम कि दो चीजों को आपस में रगड़ते हैं, फ्रिक्शन करते हैं। और हमें कैसे पता चलता है उसके ऊपर आ चुका है? जब वो किसी दूसरी चीज के ऊपर फोर्स लगाना शुरू कर देता है। तो चार्ज इज समथिंग विच पोसेस्ड बाय अ मटेरियल ऑब्जेक्ट विच मेक इट पॉसिबल टू अप्लाई फोर्स ऑन अनदर। जैसे कि आपने देखा होगा, आपने स्केल को रब किया होगा जब अपने हेयर्स के साथ, तो छोटे छोटे कागज उसमें अट्रैक्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों चीजें हमारे पास चार्ज हो चुकी है। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है इलेक्ट्रिसिटी। ये एक ऐसी ब्रांच यानी पार्ट है फिजिक्स का जिसके बीच में हम स्टडी करेंगे कि जो चार्ज है वो मोशन करते हैं, मूव करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। याद रखिएगा जब भी हमारे पास कंडक्टर के साथ हम क्या लगाते हैं? बैटरी, जहां सोर्स लगाते हैं किसका? पोटेंशियल का, तो हमारे पास इसके बीच में इलेक्ट्रॉन मूव करना, फ्लो करना शुरू कर देते हैं। वो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसका नाम हमारे पास होता है फ्री इलेक्ट्रॉन। तो कितनी जल्दी फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के एक एंड से दूसरे एंड पहुंच जाते हैं, इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। यानी हाउ क्विकली चार्ज कैन फ्लो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। क्लियर है? इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये मेरे पास कंडक्टर है, अब इसका एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है। यहां से फ्री इलेक्ट्रॉन चला, कितनी जल्दी, हाउ क्विकली ये इस ए पार्ट से बी पार्ट में पहुंच गया, ये होता है हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट। कंडक्टर यानी कंडक्ट कर सकता है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, क्योंकि इसके बीच में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। इंसुलेटर वो जिसके बीच में हमारे पास करंट पास नहीं होता, और हमारे पास सेमीकंडक्टर वो जो दोनों के बीच में लाई करता है। फॉर्मूला जो होता है हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट का वो होता है I = Q/T, जो होता है हमारे पास, जब भी याद रखिए कोई चीज टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है तो उसको हम बोलते हैं रेट। रेट मतलब कम से कम समय में। तो याद रखिएगा रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कम से कम समय में कितना चार्ज एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, वो कहलाता है हमारे पास कौन सा करंट? इलेक्ट्रिक करंट। याद रखिएगा जो इलेक्ट्रिक करंट है इसको डिस्कवर यानी खोजा किसने था? एंड्रियो मैरी एम्पेयर ने। इसलिए जो करंट की यूनिट यानी करंट को हम किस में मापते हैं? इसको मापते हैं एम्पेयर यानी में। वैसे जो हमारे पास चार्ज है जिसको हमने समझा था कि ये किसी भी चीज के ऊपर आ जाता है जब हम दो चीजों को आपस में रब करते हैं। हमें कैसे पता चलता है कि उसके ऊपर चार्ज आ गया है? जब वो चीज किसी दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करना शुरू कर देती है। तो चार्ज को किसने खोजा था? चार्ल्स ऑक्सन दे कुलम ने। इसीलिए जो चार्ज को मापने की यूनिट है, जहां चार्ज किसमें मापा जाता है? चार्ज मापा जाता है हमारे पास कूलम में। तो ये चीज आपने याद रखनी है। क्वेश्चन आता है हमारे पास 1 एम्पेयर क्या होता है और 1 कूलम क्या होता है? बड़ा सिंपल है, आपको पता है करंट का फॉर्मूला होता है Q/T। Q होता है यहां पर चार्ज, करंट I होता है करंट। करंट को हम किस में मापते हैं? 1 एम्पेयर में। तो याद रखिएगा जैसे हमने 1 एम्पेयर को डिफाइन करना है तो 1 एम्पेयर करंट की यूनिट है, तो बाकी चीजों की भी आपने यूनिट लिख लेनी है। तो चार्ज की यूनिट आ गई 1 कूलम और टाइम की यूनिट आ गई 1 सेकंड। तो हमारे पास 1 एम्पेयर तब का इलेक्ट्रिक करंट होगा जब कंडक्टर के एक एंड से दूसरे एंड कितना चार्ज फ्लो कर जाए? 1 कूलम का चार्ज, और कितने सेकंड में?
1 सेकंड में, यानी करंट कितना फ्लो हो 1 कूलम का 1 सेकंड में। जब हमारे पास करंट इतना फ्लो हो कि उसमें 1 कूलम का चार्ज 1 सेकंड में कंडक्टर के एक एंड से दूसरे एंड पहुंच गया है, इसको हम बोलते हैं 1 एम्पेयर। कुछ इसी तरह हमारे पास डेफिनेशन किसकी होती है 1 कूलम की, ये भी बहुत सिंपल है। हमें पता है I इज इक्वल टू क्या होता है Q अपॉन T, तो Q किसके बराबर आ गया मेरे पास I इंटू T। तो हम बोलेंगे जब हमारे पास 1 एम्पेयर का करंट चले, 1 एम्पेयर का करंट चले कितने सेकंड के लिए 1 सेकंड के लिए, तो तब जो चार्ज यहां से यहां गया होगा वो किसके बराबर होगा 1 कूलम के। ये चीज याद रखिएगा। तो 1 एम्पेयर और 1 कूलम हमने क्लियर कर लिया है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं होता क्या है। बेसिकली यहां पर ये बल्ब तभी ग्लो करेगा जब हम यहां पर वायर को कनेक्ट करते हैं, अदरवाइज बल्ब ग्लो नहीं होता। तो ये जो रास्ता हमने प्रोवाइड करवाया है किसको, फ्री इलेक्ट्रॉन को, ताकि वो मूव करके जाएं और जहां पर इलेक्ट्रिक करंट बनाना स्टार्ट कर दें, इसको बोलते हैं हम सर्किट। यानी एक ऐसा रास्ता, एक ऐसा पाथ जो हम करंट को प्रोवाइड करवाते हैं, जहां फ्री इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे वो मूव होके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस तक पहुंच सकता है। उनको चलाने के लिए इस रास्ते को, इस पाथ को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। अब यहां पर ना 2 इमेजेस हैं, एक है आपके पास एक बॉडी बिल्डर और एक है कुछ यहां पर। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि इन दोनों में से किसका पोटेंशियल ज्यादा है, तो नॉर्मल सी बात है, आप बोलोगे सर इसका पोटेंशियल ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा काम कर सकता है। तो जब भी बात पोटेंशियल की आती है तो आपने याद रखना है वो चीज जो ज्यादा काम कर सकती है या जिसके पास एबिलिटी होती है काम को ज्यादा देर तक करने की, तो उसका पोटेंशियल ज्यादा होता है। ऐसे ही हमारे पास पोटेंशियल किसका होता है, सेल्स का। जो हम सेल कनेक्ट करते हैं, जो हम बैटरीज कनेक्ट करते हैं, इनका भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल होता है। अब जैसे मैं यहां पर आपसे पूछूं कि ये पाइप में भी पानी है और ये पाइप में भी पानी है, इस पाइप में पानी बाहर नहीं आया, इस पाइप में पानी बाहर आ गया। क्यों? क्योंकि यहां पर ये जमीन से थोड़ी ऊपर है, ये कम ऊपर है, जिसके कारण इसका पोटेंशियल ज्यादा है, इसका पोटेंशियल कम है। यानी दोनों के बीच में क्या है, पोटेंशियल का डिफरेंस। तो कोई भी चीज तभी फ्लो करती है अगर पोटेंशियल में डिफरेंस हो, अदरवाइज कोई भी चीज फ्लो नहीं करती। तो पोटेंशियल का मतलब हो गया कितना कोई चीज एबल है काम करने के लिए, और पोटेंशियल का डिफरेंस का मतलब आ गया जब 2 पॉइंट के पोटेंशियल में क्या आ जाए, डिफरेंस। इसको हम डीपली समझते हैं। जैसे यहां पर एक आदमी क्या कर रहा है, इस ट्रक को लोड कर रहा है। कैसे? इस बॉक्स को उठा के यहां पर रख के। अब यहां पर देखिए, यहां पर अगर ये आदमी ज्यादा देर तक ये काम कर पाता, मान लीजिए मेरे पास 2 हैं, एक छोटा बच्चा है और एक आदमी है। छोटे बच्चे के पास इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो इस ट्रक को लोड कर सके, इस बड़े बंदे के पास एबिलिटी है कि वो ट्रक को लोड कर सकता है ज्यादा देर तक। तो इस बड़े बंदे का पोटेंशियल ज्यादा है और ये जो छोटा बंदा है या छोटा बच्चा है, इसका पोटेंशियल क्या है, कम। तो पोटेंशियल का मतलब ही क्या होता है, कोई चीज कितना ज्यादा कितनी देर तक काम कर सकती है। जैसे कि यहां पर अगर मान लीजिए इस बॉक्स को इस बंदे ने यहां से यहां पहुंचाना है, कितनी देर तक वो यहां पर ये काम कर सकता है, कितनी जल्दी, कितनी उसके पास एबिलिटी है इसको यहां से यहां लेके जाने की, वही उसका पोटेंशियल होता है। तो यहां पर अब इस बंदे को बंदा ना मान के, मान लीजिए ये एक सेल है, इस बॉक्स को बॉक्स ना मान के मान लीजिए फ्री इलेक्ट्रॉन या एक चार्ज है, तो कोई सेल के पास कितनी एबिलिटी है, चार्ज जहां इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने की, वो सेल का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। तो चाहे सेल है चाहे बैटरी है, उसके पास कितनी एबिलिटी है चार्ज को कंडक्टर के एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचाने की, इसी को बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यानी इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, कितना काम हमें करना पड़ रहा है किसको मूव करवाने के लिए, चार्ज को मूव करवाने के लिए कंडक्टर के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या हो गया, वर्क अपॉन में चार्ज। वर्क की आपको पता यूनिट क्या होती है, जूल, और चार्ज की यूनिट होती है कूलम। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला बन गया जूल्स पर कूलम, और साथ ही साथ जो यूनिट है सॉरी, और पोटेंशियल को हम एक और हमारे पास यूनिट में मापते हैं जिसको बोलते हैं वोल्ट। क्लियर है? ऐसे ही जो करंट है उसका फॉर्मूला था Q अपॉन T। करंट को वैसे हम एम्पियर में मापते हैं, लेकिन इसकी यूनिट कूलम पर सेकंड भी होती है, याद रखिएगा। तो अब पेपर में क्वेश्चन आता है कि भैया डिफाइन करो 1 वोल्ट को, 1 वोल्ट क्या होता है। तो बड़ी सिंपल सी चीज है, जैसे आपने पीछे डिफाइन किया वैसे ही यहां पर भी 1 वोल्ट डिफाइन होगा। जैसे पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क अपॉन में चार्ज। तो आपको पता है पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है। वर्क डन की यूनिट क्या होती है, जूल होती है। और चार्ज की यूनिट क्या होती है हमारे पास, कूलम। तो जब हमारे पास
कंडक्टर के एक एंड से दूसरे एंड तक मुझे कितना चार्ज कूलम फ्लो करवाना पड़े, 1 कूलम का चार्ज, और उसके लिए जो काम करना पड़ा है वो कितने जूल हो, 1 जूल, तब का जो पोटेंशियल मैंने अप्लाई किया होगा सेल का वो होगा 1 वोल्ट के बराबर। या सिंपल सी बात बोले, ये जो हमारे पास सेल है इसका पोटेंशियल तब 1 वोल्ट होगा जब ये 1 जूल का काम करेगा 1 कूलम के चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करवाने के लिए। तो ये था हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब यहां पर देखिए, ये लड़की यहां पर बैठी है, जैसे यहां पर बैठी है तो खुद ब खुद नीचे आ जाएगी, लेकिन यही अगर एक फ्लैट सरफेस के ऊपर बैठी होती तो कैसा क्या ऐसा होता? नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पर इस जगह का पोटेंशियल हाई है, इस जगह का पोटेंशियल कम है, तो पोटेंशियल में है डिफरेंस, जिसके कारण ये हाई पोटेंशियल से इजीली क्या कर जा सकती है? लो पोटेंशियल। ऐसा ही हमारे पास चार्ज के साथ होता है, वो हाई पोटेंशियल से किधर जाता है? लो पोटेंशियल। जानी जो हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल होता है वो हाई पोटेंशियल होता है, और जो नेगेटिव टर्मिनल होता है वो होता है लो पोटेंशियल। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो, बैटरी में आपने देखा होगा एक तरफ हमारे पास, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो यहां पर एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। जैसे सेल में भी आपने देखा होगा एक पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये जो पॉजिटिव है इसका मतलब होता है कि उस तरफ का जो पोटेंशियल है वो हाई है, और जो नेगेटिव टर्मिनल होता है हमारे पास, यानी उसका पार्ट होता है जो बैटरी का, वो हमारे पास कौन सा पोटेंशियल होता है? लो। तो चार्ज हाई पोटेंशियल से किधर जाता है? लो पोटेंशियल। तो जो हमारे पास डिफरेंस होता है किसका? पोटेंशियल का, कंडक्टर के 2 पॉइंट्स में, इसी का नाम क्या होता है? पोटेंशियल का डिफरेंस। आगे आगे हमारे पास सर्किट डायग्राम ऐसे डायग्राम होते हैं जो अलग अलग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें हम इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, वायर्स, मीटर्स और रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं, जो इलेक्ट्रिक सेल है उसको हम डिनोट करते हैं एक बड़ी लेग और एक छोटी लेग, जिसका बड़ा टर्मिनल पॉजिटिव और हमारे पास छोटी लेग जो है वो नेगेटिव। इसका मतलब हाई पोटेंशियल, इसका मतलब लो पोटेंशियल। जब बड़े ज्यादा सेल को हम आपस में भैया कंबाइन कर दें तो ये क्या बन जाता है आपके पास? ये बन जाता है बैटरी। याद रखिएगा, दूसरा हमारे पास साइन होता है किसका? प्लग की का। तो की को हम ऐसे डिनोट करते हैं, ये ओपन है, अगर मैं बीच में डॉट डाल दूं तो ये बन जाती है क्लोज। मान लीजिए आपने बड़ी सारी वायर्स को आपस में ज्वाइंट कर दिया, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? जैसे ये वायर्स को मैंने ज्वाइंट किया तो यहां पर आप क्या कर देंगे? ऐसे राउंड कर देंगे, तो ये हमारे पास वायर ज्वाइंट है। मान लीजिए वायर ज्वाइंट नहीं है लेकिन एक दूसरे को ऐसे ऊपर और नीचे से क्रॉस कर रही है, तो एक वायर ये आगे जो क्रॉस कर रही है उसको ऐसे बना देना है, तो ये आ गया हमारे पास वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग। इलेक्ट्रिक बल्ब को भैया हम ऐसे डिनोट करते हैं, याद रखिएगा। रेजिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं कुछ ऐसे, और वेरिएबल रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो रही है उसको हम ऐसे एरो डाल के या फिर ऐसे एरो डाल के डिनोट करते हैं। अब मीटर जानिए ऐसा डिवाइस, मीटर का मतलब ही होता है डिवाइस, किसको मेजर करने वाला? एंपियर को, यानी करंट को। तो अब मीटर को हम ऐसे डिनोट करते हैं, जिसका ये टर्मिनल पॉजिटिव आ गया, ये नेगेटिव आ गया। वोल्ट मीटर को यहां पर, वोल्ट मीटर ऐसा मीटर जो वोल्टेज को मेजर करता है उसको बोलते हैं वोल्ट मीटर। आगे आ गया हमारे पास ओम्स लॉ, बड़ा सिंपल है, जो कि आप इस हमारे पास इस इमेज से समझ सकते हो कि भैया यहां पर ये है एंपियर यानी कि करंट, और ये है हमारे पास वोल्ट। बड़ी सिंपल सी बात हमें समझ आ रही है कि ये जो वोल्टेज है ये पीछे से धक्का लगा रही है किसको? इस करंट को, इसकी की, ताकि ये क्या जा सके? हमारे पास आगे जा सके। तो बड़ी सिंपल सी बात है, यहां पर हमारे पास क्या हो रहा है कि ये जो हमारे पास करंट यानी एंपियर है, इसको पीछे से धक्का लग रहा है किसके द्वारा? वोल्ट के द्वारा, ये आगे जा सके। लेकिन यहां पर ये जो ओहम है ऊपर बैठा हुआ, ये इसको आगे नहीं जाने दे रहा। तो ये अभी क्या चीज है इसको मैं समझाता हूं। ओम्स लॉ मुझे क्या बताता है कि भैया जितना ज्यादा पोटेंशियल लगा दो उतना ही ज्यादा करंट क्या करेगा? फ्लो। बड़ी सिंपल सी बात है, अगर एक सेल लगाएंगे तो कम करंट होगा, 2 सेल लगाएंगे तो ज्यादा करंट होगा, 3 सेल लगाएंगे तो करंट क्या बढ़ जाएगा? और ज्यादा, क्योंकि जितना ज्यादा पोटेंशियल बढ़ाते जाओगे उसमें करंट क्या बढ़ता जाएगा? उतना ज्यादा। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे मान लीजिए यहां पर एक टैब है, तो इस टैब में उतना ही ज्यादा पानी बाहर आएगा ना जितना पानी पीछे से आप छोड़ोगे। जानी पीछे से जितनी वोल्टेज आप दोगे आगे से उतना ही करंट क्या आएगा? बाहर आएगा। तो जानी पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। जितना पोटेंशियल दोगे उतना ही ज्यादा करंट बनेगा, क्योंकि उतना ही चार्ज फ्लो करेगा। तो जब प्रोपोर्शनलिटी हटती है तो यहां पर आता है आई इंटू आर, और ये जो आर है ये होती है रेजिस्टेंस, जो कि यहां पर है, जो कि आप देख पा रहे हो। भैया वोल्ट तो चाहती है कि करंट मूव करे, लेकिन रेजिस्टेंस चाहता है कि करंट मूव ना करे। तो करंट के रास्ते में जो रुकावट लगती है उसी का नाम हमारे पास होता है रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस को मापते हैं हम किसमें? ओहम में। क्लियर है? ये चीज याद रखिएगा। बेसिकली इसका साइन होता है ऐसे ऊबड़ खाबड़, जिसका मतलब ही क्या होता है कि चीज धीरे धीरे जाके इसके ऊपर स्लो हो जाएगी, जैसे स्पीड ब्रेकर्स में होता है। अब क्वेश्चन ये आता है, ये रेजिस्टेंस अराइज कैसे होती है? ये अराइज होती है ड्यू टू
कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखिए, मान लीजिए जब भीड़ भड़ाके इलाके में कोई जाता है बड़ी तेजी से, तो वो जब जिगजैग मोशन, सबसे पहले ये चीज याद रखिएगा, कंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो जिगजैग मूव करते हैं, यानी ऐसे ऐसे मूव करते हैं। तो जब बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन आपस में मूव करेंगे तो उनका रास्ते में कोलिजन होगा, टकराव होगा, जिसके कारण उनकी काफी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी उस टकराव में ही, और वो इतनी ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएंगे। तो हम बोलेंगे भैया उसके रास्ते में लग गई है रुकावट, इसी रुकावट का नाम होता है रेजिस्टेंस। अब यहां पर ना मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, मान लीजिए एक कंडक्टर बहुत लंबा है और एक कंडक्टर हमारे पास छोटा है, तो अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन ने यहां एक बार यहां से यहां जाना है, एक बार यहां से जाना है, तो ऊपर वाले केस में जल्दी पहुंचेगा, नीचे वाले केस में जल्दी पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि उस कंडक्टर की लेंथ कम है। क्लियर है? तो ऊपर वाले में क्या, फिर रुकावट क्या है, ज्यादा। तो जब लेंथ ज्यादा होती है कंडक्टर की तो रेजिस्टेंस क्या होती है, ज्यादा होती है। अब मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं, मान लीजिए यहां पर मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं कि यहां पर ये सभी माथा टेकने जा रहे हैं मंदिर में और यहां पर काफी ज्यादा लाइंस लगी हैं। अगर मैं क्या करूं, इन सभी को एक ही लाइन में इकट्ठा कर दूं, तो जो बेचारा लास्ट वाला बंदा है वो बहुत दूर चला जाएगा, तो उसको काफी देर लगेगी वहां से पीछे से आगे आने के लिए। लेकिन जब मैं इनकी काफी ज्यादा नंबर ऑफ लाइंस बना दूंगा, यानी इनका एरिया बढ़ा दूंगा, तो पीछे वाला बंदा थोड़ा और आगे आ जाएगा। क्लियर है? जैसे मान लीजिए ये 20 बंदे ऐसे लाइन में खड़े थे, तो 20वां बंदा यहां पे था, लेकिन अगर मैंने इनकी 4 लाइनें बढ़ा दी तो 5 5 5 5, ये 5वां बंदा देखिए अब यहां पर 5वीं पोजीशन पे आ गया, जो 20वीं पोजीशन पे था वो 5वीं पोजीशन पे आ गया। तो यहां से मुझे क्या पता चला, जब मैं किसी चीज का एरिया बढ़ा देता हूं तो उसकी हमारे पास क्या हो जाती है, एक जगह से दूसरी जगह जाने की एबिलिटी बढ़ जाती है, वो जल्दी जा पाता है। ऐसे ही हमारे पास कंडक्टर के बीच में फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ होता है, जब आप उसका एरिया बढ़ा देते हो कंडक्टर का, तो वहां पर हमारे पास क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन इजीली एक जगह से दूसरी जगह जा पाता है। तो यहां पर रेजिस्टेंस इसके साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये आ जाएगा रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल ओवर ए। प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो यहां पर जो यूनिट आएगी वो आएगी रो एल ओवर ए, और रो होती है रेजिस्टिविटी। अब ये रेजिस्टिविटी क्या चीज है, बड़ी सिंपल सी चीज है, ये पूरे के पूरे कंडक्टर में जो रुकावट लग रही है, इस रुकावट का नाम होता है रेजिस्टेंस। लेकिन अगर मैं क्या करूं कि इस कंडक्टर की लेंथ कंसीडर कर लूं कितनी, 1 सेंटीमीटर, और एरिया कंसीडर कर लूं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो पूरे कंडक्टर में जो रुकावट है वो रेजिस्टेंस है। लेकिन जब मैंने एक पर्टिकुलर उसकी वॉल्यूम सिलेक्ट कर लिया कि भैया लेंथ 1 सेंटीमीटर और एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उतनी जगह पे जो हमारे पास रेजिस्टेंस लग रही होगी वो होती है रेजिस्टिविटी। जैसे यहां मान लीजिए पूरा कंडक्टर है, तो ये हमारे पास लेंथ आ गई 1 सेंटीमीटर और एरिया का 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो पूरे में जो रेजिस्टेंस लग रही है वो आर है, लेकिन इतने में जो रेजिस्टेंस लग रही है वो हमारे पास क्या है, रेजिस्टिविटी। तो आर इज इक्वल टू क्या आ गया, रो एल ओवर ए। तो रो बराबर आ गया किसके, रो बराबर आ गया आर इंटू ए ओवर एल। तो ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास रेजिस्टिविटी का। यूनिट भी इसके निकालते हैं, तो और रेजिस्टेंस यूनिट आपको पता क्या होती है, ओहम होती है, एरिया की होती है मीटर स्क्वायर मान लीजिए, और यहां पर आ गई इसकी मीटर, मीटर के साथ मीटर कैंसिल हो गया, तो रेजिस्टिविटी यूनिट क्या आ गई आपके पास, ओहम मीटर। आगे चलते हैं, हमारे पास कनेक्शन देखिए दो तरह के होते हैं जब भी दो चीजों को बल्ब्स को कंबाइन करना हो। एक कनेक्शन होता है हमारे पास सीरीज, तो यहां पर ये बल्ब जो भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस है ना, जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा है, उसको हम रेजिस्टर बोलते हैं, ये चीज याद रखिएगा। एक कॉम्बिनेशन होता है सीरीज कॉम्बिनेशन और एक कॉम्बिनेशन होता है पैरेलल। जब मैं रेजिस्टेंस को, जैसे मान लीजिए ये रेजिस्टेंस है 3, जब मैं तीनों रेजिस्टेंस को ऐसे कंबाइन करूं कि करंट को जाने के लिए एक ही रास्ता है, तो वो कनेक्शन होता है हमारे पास कौन सा, सीरीज कनेक्शन। जैसे ये इनको मैंने ऐसे कंबाइन कर दिया है, तो ये जो कनेक्शन होगा ये हमारे पास कौन सा कनेक्शन होगा, इनका सीरीज कनेक्शन R1 R2 और R3 का। लेकिन जब मैं इनको ऐसे कंबाइन करता हूं कि तीनों के बीच में हमारे पास जाने के लिए अलग अलग रास्ता है, जैसे ये रेजिस्टेंस R1 आ गई, रेजिस्टेंस R2 आ गई, रेजिस्टेंस R3 आ गई, और यहां पर मैंने बैटरी कनेक्ट कर दी है, तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये हमारे पास कौन सा होता है, पैरेलल। इसमें हमने नेट रेजिस्टेंस निकालनी हो तो वो फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, और इसमें नेट रेजिस्टेंस निकालनी हो तो वो फॉर्मूला होता है 1 ओवर R इक्विवेलेंट 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3, और जो आंसर आएगा उसको उल्टाना है। साथ ही साथ याद रखिएगा सीरीज कनेक्शन में करंट सेम रहता है और वोल्टेज डिफरेंट होती है, लेकिन पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है और करंट डिफरेंट होता है, ये चीज याद रखिएगा। आगे आ गया हमारे पास हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जानी जो इलेक्ट्रिक करंट है वो गर्मी भी देता है, हीटिंग भी देता है, और उस हीट का हम यूज करते हैं। बड़ी सिंपल सी बात है, आपको पता है कंडक्टर के बीच में फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, मूव करते हैं जिगजैग। तो जब ये जिगजैग मूव करते हैं तो देयर इज अ चांसेस कि उनके रास्ते में काफी ज्यादा कोलिजन होते हैं,
तो जब कोई चीज मूव करती है उसके पास होती है काइनेटिक एनर्जी, तो जब कोलाइड करेंगे वो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, थर्मल एनर्जी में, थर्मल एनर्जी यानी हीट में। तो इस कोलिजन के कारण धीरे धीरे चीजें हीट होना शुरू हो जाती हैं, गर्म होती है, और इनका यूज हम कहां पर करते हैं, आयरन हो गया कपड़े वगैरह प्रेस करने के लिए, हीटर में, इमर्शन रोड पानी वगैरह गर्म करने में। अब ये होता क्या है, इसको बोलते हैं हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो जूल्स ने बताया था। इसलिए H = I²RT, ये जो हमारे पास फॉर्मूला होता है ये होता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का, जो हमें बताता है जितना ज्यादा किसी में करंट फ्लो उतनी ही हीट होती है, जितनी ज्यादा किसी की रेजिस्टेंस हो उतनी ही हीट होती है, और जितने टाइम तक करंट फ्लो हो उतनी ही ज्यादा हमारे पास क्या होती है, हीट होती है। आगे आगे हमारे पास इलेक्ट्रिक पावर, बड़ी सिंपल सी चीज है। इलेक्ट्रिक पावर का क्या मतलब होता है, इलेक्ट्रिक पावर वो एबिलिटी होती है किसी भी इलेक्ट्रिक सेल की कि भैया वो कम से कम समय में कितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। मैं बताना चाहता हूं एक था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो था एबिलिटी कि कितने हमारे पास इलेक्ट्रिक एबिलिटी की कितनी देर तक वो काम कर सकता है, क्लियर है, कितनी जल्दी कर सकता है वो उसकी पावर है, कितनी देर तक कर सकता है वो उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या उसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, लेकिन कितनी जल्दी कर सकता है वो हमारे पास क्या है, उसकी पावर। बड़ी सिंपल सी बात है, जैसे मान लीजिए आदमी यहां से यहां बॉक्स रख रहा है, तो कितनी देर तक यहां पर वो बॉक्स रखे जा रहा है वो उसकी एनर्जी है, क्योंकि उसके पास भैया एबिलिटी है ज्यादा देर तक काम करने की। कितनी जल्दी काम कर पा रहा है वो उसकी इलेक्ट्रिक पावर है, तो ये आपने समझना है। तो इलेक्ट्रिक पावर वो एबिलिटी होती है हमारे पास किसी भी सेल की या बैटरी की, जो कैसे डिफाइन होती है कि ये कम से कम कितने समय में इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक अप्लायंस तक पहुंचाता है, क्लियर है। इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास पोटेंशियल इंटू करंट V/I, तो कितने से कम कितने समय में कोई इलेक्ट्रिक हमारे पास सेल या हमारे पास इलेक्ट्रिक बैटरी कितनी जल्दी चार्ज को इस जगह से, या सिंपल सी बात बोले इस जगह से भैया यहां पर पहुंचाती है, वो होती है उसकी इलेक्ट्रिक पावर। याद रखिएगा इसका फॉर्मूला होता है V/I, जहां पर V होती है पोटेंशियल और I होता है करंट। तो पावर को हम मापते हैं किसमें, वोल्ट में, और पोटेंशियल को मापते हैं वोल्ट में, और करंट को मापते हैं एम्पेयर में। तो कई बार क्वेश्चन आता है भैया डिफाइन कर दो 1 वोल्ट, तो हमने बोलना है 1 वोल्ट तब की पावर होगी जब 1 एम्पेयर के करंट को इस जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए कितना काम करना पड़े, 1 वोल्ट का। तो 1 एम्पेयर के करंट को चलाने के लिए जब 1 वोल्ट का पोटेंशियल लगाया जाए तब जो पावर कंज्यूम होगी वो होती है हमारे पास 1 वोल्ट के बराबर। आगे आती है हमारे पास कमर्शियल यूनिट। कमर्शियल यूनिट वो यूनिट होती है जिसमें आपके घर के बिल्स आते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि भैया 7 यूनिट फूक दिए, 8 यूनिट फूक दिए, 100 यूनिट फूक दिए, तो वो जो एक यूनिट होती है वो होती है 1 kWh, जिसकी फुल फॉर्म होती है किलो वाट आर। तो बड़ी सिंपल सी बात है, देखिए आर हमारे पास क्या आ गया भैया टाइम, वोट क्या आ गई पावर, किलो क्या आ गया 10⁻³ या 1000। तो जब भी कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस कितने घंटे के लिए चले, 1 घंटे के लिए, और कितनी पावर वेस्ट कर दे, 1000 वोट पावर यूज कर दे। जब भी कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंस 1 घंटे के लिए चले और 1000 वोट की पावर कंज्यूम कर दे, तब जो पावर कंज्यूम होती है वो होती है 1 kWh, यानी कि 1 किलोवाट आर। तो ये था हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की रैपिड रिवीजन। अच्छा लगा तो हमारे सब्सक्राइब जरूर करना यूट्यूब चैनल को, इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और हमारे साथ कनेक्ट होने के लिए टेलीग्राम पे यहां पर आप स्कैन कर सकते हो, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर जाके आप कंबाइन हो सकते हो। तो ये था हमारे पास रैपिड रिवीजन इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का। कोई भी फीडबैक होगा इस वीडियो के लिए तो प्लीज उसको कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना, और आगे हम रैपिड रिकैप लेके आएंगे मैग्नेटिज्म का। बाय बाय, टेक केयर।